नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू चुग, चेस्ट स्पेशलिस्ट, सिविल हॉस्पिटल फाजिलका। आज वर्ल्ड एस्मा डे जो हर साल के मई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, आपके साथ एस्मा को लेके, एस्मा की अवेयरनेस को लेके आपके सामने आया हूँ। वर्ल्ड एस्मा डे है, फर्स्ट टाइम 1998 में मनाया गया। ये WHO कोलैबोरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, जीना, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्मा। ये उन्होंने शुरुआत की थी वर्ल्ड एस्मा डे मनाने की। वर्ल्ड एस्मा डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एस्मा के बारे में जागरूक कर सकें, क्योंकि एस्मा का जो बर्डन है वो वर्ल्ड और इंडिया दोनों पे काफ़ी ज़्यादा है। 2016 की स्टडी देखें तो पूरे वर्ल्ड में 339 मिलियन केसेस एस्मा के डायग्नोज हुए और राउंड अबाउट 4,17,000 डेथ्स हुई एस्मा के कारण। तो इतनी ज़्यादा डेथ्स और इतने ज़्यादा केसेस को लेके पेशेंट्स या पॉपुलेशन को अवेयरनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एस्मा है वो क्योरेबल डिजीज़ नहीं है। तो इसकी प्रिवेंशन करनी चाहिए और अगर होती है तो उसकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को लेके वर्ल्ड एस्मा डे का जो इस साल का थीम है, दैट इज़ अनकवरिंग एस्मा मिसकंसेप्शंस। मिसकंसेप्शंस काफ़ी सारी हैं जो एस्मा के साथ जुड़ी हुई हैं। आज पहले मैं उनकी बात करूंगा कि क्या मिसकंसेप्शंस हैं। ये सोचा जाता है कि एस्मा एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। नहीं, एस्मा किसी तरह की कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, लेकिन इन्फेक्शंस के कारण, खासकर जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, इनके कारण एस्मा के अटैक्स होते हैं, जिसको हम एक्सैजर्बेशंस कहते हैं। ये माना जाता है कि एस्मा जो है वो चाइल्डहुड डिजीज़ है। ऐसा भी नहीं है, एस्मा किसी भी एज में हो सकता है। ये माना जाता है कि जिसको एस्मा हो गया वो एक्सरसाइज ना करे। ये भी एक तरह का मिथ है। जो पेशेंट को एस्मा है, अगर वो एक्सरसाइज करता है और प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, ट्रीटमेंट के साथ अपना रूटीन एक्सरसाइज करता है, तो ये बेनिफिशियल है। और लास्ट पॉइंट जो मिथ माना जाता है कि एस्मा जो है वो हाई डोज स्टीरॉइड्स हो तभी ठीक होता है। ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे पेशेंट लो डोज स्टीरॉइड से ही मैनेज किए जाते हैं। तो एस्मा को समझना ज़रूरी है कि एस्मा जो है वो एक इन्फ्लामेटरी टाइप ऑफ डिजीज़ है, ना कि इन्फेक्शियस टाइप ऑफ डिजीज़ है। तो कैसे हम पता करेंगे कि हमें एस्मा है या एस्मा के लक्षण हैं? हम 4 महत्वपूर्ण लक्षण इसके देखते हैं। कॉफ, खांसी आना, सांस चढ़ना, छाती में भारापन होना जिसको हम चेस्ट टाइटनेस कहते हैं, और छाती से आवाज़ें आना, स्पेशली विस्लिंग की आवाज़ें, जैसे सीटी होती है ना, वैसी आवाज़ आती है। तो रेयरली ऐसा होता है कि अकेली कफ और पेशेंट को एस्मा हो। दिस इज़ वेरी रेयर। तो हम एस्मा को डायग्नोज कैसे करते हैं? जब हमें ये सारे लक्षण पता लगे कि हमें ये लक्षण है, तो हम डॉक्टर की हेल्प लेंगे। तो वो डायग्नोज, एक तो हमारी हिस्ट्री पहले होगी कि हमें क्या है, उसके बाद वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जैसे इओसिनोफिल काउंट हम करते हैं, और तीसरा हम लंग के टेस्ट करते हैं जिसको हम स्पायरोमेट्री बोलते हैं। इन चीज़ों से हम डायग्नोसिस करते हैं एस्मा का। तो अब मैंने आपको पहले भी बताया कि एस्मा जो है वो क्योरेबल नहीं है। तो इसको क्या किया जाए कि एस्मा से हम बचें? तो इसको हमने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। पहली चीज़, हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, कैसे रोका जाए कि एस्मा हो ही ना, और दूसरा है कि अगर हो गया है तो उसको हम ट्रीट कैसे करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन 100% तो इसकी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये जेनेटिक है, इसमें जीन्स का रोल है। जैसे ही जीन्स और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है, इवन इन यूट्रो, मतलब जब अभी बच्चा पैदा भी नहीं होया होता, तभी उसको चांस बन जाता है कि इसको एस्मा हो सकता है फ्यूचर में जाके। तो कुछ जो बातें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं और एस्मा प्रिवेंट कर सकते हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। एक तो जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट है घर पे, तो स्मोकिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए।
स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मदर को पहले ही एस्मा की प्रॉब्लम है तो उसको जो चीज़ें एलर्जी कर रही हैं, चाहे वो फूड है, चाहे वो पोल्यूशन है, चाहे वो स्मोक है, चाहे वो कोई इंडोर पोल्यूशन है जैसे गैस चूल्हे से आती है, तो उन चीज़ों को प्रिवेंट करना पड़ेगा, उन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। फादर की साइड से होता है, स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। डाइट की बात करें तो डाइट का वी जनरली से कि फ्रूट और वेजिटेबल रिच डाइट हो, विटामिन डी विटामिन ई रिच डाइट हो, पर एज सच मदर क्या डाइट खाए उसका कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं मिला अभी तक कि मदर की डाइट का आने वाले बच्चे पे एस्मा होगा कि नहीं होगा, उसका कोई असर है या नहीं है। तो अगर बच्चा जब डिलीवरी होनी है तो हम कहते हैं वेजाइनल डिलीवरी जो हो तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है। हम मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करते हैं, उसका भी एस्मा में बेनिफिट है। जो छोटे बच्चे हैं, जो ऑलरेडी घर पे छोटे बच्चे हैं, उनको हमने प्रिवेंट करना है सारे एलर्जन से, स्मोक से, इन सारी चीज़ों से हमने उनको बचाना है। जो एडल्ट हैं उनको हम एस्मा से कैसे प्रिवेंट करते हैं, हम देखते हैं कि उनको किसी चीज़ से है, स्पेशली ऑक्यूपेशन, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं तो हम ऑक्यूपेशन को देखते हैं। ऑक्यूपेशन उसे हम ऑक्यूपेशनल एस्मा कहते हैं। तो उन वाले एलर्जन से हम उनको प्रिवेंट करते हैं, या उनकी जॉब चेंज हो, उनको हम एक्सरसाइजेज सिखाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। अगर कोई ओवर वेट है तो रिडक्शन इन वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम प्रिवेंट करते हैं। अब हम इसको मैनेज ट्रीट कैसे करते हैं, तो हम इसको भी डिवाइड करते हैं, या तो हम इनहेलर्स देते हैं और या हम ओरल ड्रग्स देते हैं, और थर्ड है ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू हम थर्मोप्लास्टी कर देते हैं। ये 3 ऑप्शंस होती हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो इनहेलर से ही मैनेज किए जाते हैं। ये एक मिथ है कि इनहेलर्स ठीक नहीं होते, हमें ओरल ड्रग्स खाने चाहिए। ट्रुथ ये है कि हमें इनहेलर्स जहाँ तक हो वो यूज़ करने चाहिए। लो डोज स्टीरॉइड्स आते हैं वो यूज़ करने चाहिए। हम ओरल ड्रग कम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम एस्मा को प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। अब कोविड-19 में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रोंकियल एस्मा वाले पेशेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कोविड-19 के टाइम में। तो पहला क्वेश्चन है कि वो मेरे से पूछते हैं कि हमें रिस्क ज़्यादा है क्योंकि हम ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट हैं। नहीं, ऐसी कोई भी स्टडी सामने नहीं आई है जिसमें ये कह सकें कि एस्मा वाले पेशेंट्स को कोविड-19 इन्फेक्शंस का रिस्क ज़्यादा है। लेकिन जो पेशेंट अननेसेसरली या लॉन्ग टर्म ओरल स्टीरॉइड्स खा रहे हैं तो उनको जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है कोविड-19 का। तो ऐसे पेशेंट्स को ध्यान करना चाहिए। अदरवाइज जो स्टडीज़ के हिसाब से आया है कि कोविड-19 के टाइम में एस्मा के अटैक्स में कमी हुई है, क्योंकि एस्मा का अटैक होता है वायरल इन्फेक्शन से। और जब से ये एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने शुरू किया है, हैंड वॉशिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंस, इससे वायरल अटैक कम हुए हैं। वायरल अटैक कम होने से एस्मा के अटैक्स भी कम हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है लेके नेबुलाइजर या इनहेलर्स को लेके। तो एस्मा वाले जो पेशेंट है ऑलरेडी इनहेलर यूज़ करते हैं या नेबुलाइजर यूज़ करते हैं, तो उनको होता है कि हम अब क्या करें। जो MDI यूज़ करते हैं या रोटा कैप्स यूज़ कर रहे हैं उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना। स्पेसर उनके पास हो वो शेयर नहीं करना, वो पर्सनल यूज़ के लिए ही रखना है सिर्फ। नेबुलाइज़र की कम से कम ज़रूरत हम कहते हैं कि पड़नी चाहिए। नेबुलाइज़र हम अवॉइड करते हैं, लेकिन इन केस अगर नेबुलाइज़र यूज़ करना पड़ता है इमरजेंसी में तो हम नेबुलाइज़र को 1 मीटर का मान के चलते हैं कि 1 मीटर का कम से कम डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जो एरोसोल है उससे कोविड की ट्रांसमिशन का रिस्क हमेशा रहता है। तो मिनिमम 1 मीटर से उसको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा हम टेस्ट करने के लिए स्पायरोमीटर यूज़ करते हैं, वो हम अवॉइड करते हैं कोविड टाइम्स के अंदर। पेशेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वैक्सीन को लेके, कोविड वैक्सीन को लेके कि मैं एस्मा का पेशेंट हूँ, मैं वैक्सीन लगवाऊँ या ना लगवाऊँ। तो एज सच एस्मा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन की। अगर पेशेंट चाहे तो अपनी वैक्सीन लगवा सकता है, सिर्फ उसको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है। अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो उसको एलर्जिक रिएक्शन है उससे, तो उस केस में हम कोविड वैक्सीन को अवॉइड करते हैं। अदरवाइज कोविड वैक्सीन की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।